एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे जो अपने कटअप से 10-15 नंबर ऊपर पाए होंगे। लेकिन अभी दूसरी चीज और डिसाइड करनी है कोर्ट को कि क्या ये मार्क्स जो है इंटरव्यू का ये क्वालिफाइंग था या ये जो मार्क्स था ये क्वालिफाइंग नहीं होके ये है कि कितना भी नंबर पाएंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी ये दो निर्णय है। तो मुझे लगता है कि अगर इन निर्णयों को मिला दिया जाए तो उस निर्णय के हिसाब से मुझे यही लगता है कि आपके मार्क्स में अगर 5 नंबर जोड़ दिए जाएं तो उतना नंबर पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि इतने पे ही होगा। लेकिन अभी दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे बाकी हैं। एक एनसीएल का मुद्दा बाकी है और एक इंटरव्यू के कंपलसरी होने का मुद्दा बाकी है। अच्छा, कई लोग इंटरव्यू देने गए तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए। कई लोग इंटरव्यू में गए तो कुछ पूछा और कुछ जवाब दीजिए। आप जानिए कि इंटरव्यू आपके दिए गए प्रश्नों के हिसाब से नंबर नहीं देता इंटरव्यूअर। वो क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछता है, आसान प्रश्नों का आप जवाब नहीं देंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएंगे और कठिन प्रश्नों का जवाब दे के भी हो सकता है आप सिलेक्ट ना हो। तो कभी भी इंटरव्यूअर पे ये सब चीजें में दिमाग में मत लाइए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं। इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर होता है कि कब आपको नंबर दे दे कब ना दे दे। सर, मेरे पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था, मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट दी हूं और मुझसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग नहीं भराया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडरटेकिंग और ये सब चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इन सब चीजों पे वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे कि जिनका डिग्री हो चुका है उनके पास प्रोविजनल है, बाकी बेसिक डिग्री नहीं, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या क्रिएट नहीं करेंगे। और एनसीएल के मुद्दे पे भी अगर लिखता है कि किसी के पास 21 वाला है और 23 वाला है तो उस आधार पे कोई ना कोई निर्णय कमेटी जरूर लेगी। कमेटी का जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने का आधार होता है वो आधार ये नहीं होता है कि आप जो है सर्टिफिकेट लेके आए कि नहीं, आपका नंबर कहीं आपने गलत दिए कर दिया, सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट की सर्टिफिकेट कर दिया, बल्कि ये होता है कि आप कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं लगाएं। तो वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के कारण ही अब कई लोग का कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, कई लोग का ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम है, कई लोग के पापा मम्मी के नाम में प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एनसीएल वाला है, प्रॉब्लम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उस समय तक आपको मिल गया था कि नहीं, और फिर इतने दिन क्या की। सिविल कोर्ट इस आधार पे भी आपको बाहर कर सकता है कि जब आपने फॉर्म भर दिया तो अपना क्यों नहीं लिए मार्कशीट, अपना सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन क्यों नहीं लिए, तो आपकी गलती है। ये तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको छूट दे दिया जाए। लेकिन अब सिविल कोर्ट के अधिकारी क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि वो छोड़ देंगे, वहां मानवता नहीं चलती। जहां एग्जाम होता है वहां पे किसी प्रकार की, अब कई कि अपने तो 3 साल में एग्जाम लिए हैं और हमको कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं बनवाए। और तो ये कह सकता है ना कि जब एग्जाम में 3 साल तुमको लगा तो तुम अपना सर्टिफिकेट नहीं निकलवा सकते थे, क्यों नहीं निकलवाए। हम सोचे सर ना कि जब एग्जाम हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, तब निकालेंगे। तो ऐसे में तो समस्या क्रिएट कर सकता है वो। अब वो तो निर्णय उसको लेना है, ठीक है। अब रैंक के हिसाब से मत सोचिए कि आपका किस रैंक में है किस रैंक में नहीं है। लेकिन हां, जेन्युइन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम का सिलेक्शन इसमें होना चाहिए। लेकिन सिविल कोर्ट के साथ बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। उसका मन करेगा तो कई जो है सीटों को खाली भी रख दे, कोई ठीक नहीं है। उसकी इच्छा के ऊपर है, आप कुछ नहीं कर सकते कि आप उसमें कुछ कर ले। तो इसलिए इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा तनाव नहीं। सर, रिजल्ट टोटल सीट पे आएगी ना, अब वही कह रहे हैं, रिजल्ट टोटल सीट पे देगा कि नहीं देगा ये भी सिविल कोर्ट के ऊपर है। इसीलिए मेरे पास जितने बच्चे मेंस के लिए आ रहे थे, इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, तो मैंने सबसे यही बात कही कि देखो क्या होगा भूल जाओ, तुम अभी इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो। सबको समझाया। सर, हॉबी क्या है? अरे हॉबी से तुम्हारा बहुत कुछ अंतर नहीं होने वाला। हॉबी कुकिंग, अब जैसे क्या हम सबको हॉबी के बारे में, जो क्लास में बच्चे आ रहे थे उनको पता है कि हॉबी के बारे में क्या क्या करना है आपको। बहुत सारी चीजें हम लोग जब यूट्यूब पे बोलते हैं तो सारे अधिकारी भी सुन रहे होते हैं, तो बड़ी समस्या होती है बहुत सारी चीजों को बोलने में, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते हैं। तो ये आप मेरिट देख लिए कि क्या मेरिट जाएगा, तो जो मिनिमम मार्क्स गया है उसमें से 5 नंबर जोड़ लीजिए आप, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो है कि सर, प्यून की वैकेंसी जो आई थी ऑर्डरली वाली, उसके साथ सिविल कोर्ट क्या कर रहा है। तो अब देखिए, सिविल कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया सभी को डॉक्यूमेंट्स के लिए, बाकी सबके लिए 15 दिन का। 20 को खत्म हुआ तो 20 + 15 दिन, यानी कुल मिला के समझ लीजिए कि 5 अक्टूबर के आसपास का टाइम दिया। यानी अगर सिविल कोर्ट कुछ 19-20 नहीं हुआ और ये सारे के सारे जो छुट्टियां बीच में पड़ेंगी, वो सभी समस्याएं हैं, तो मुझे लगता है कि ले दे के 20 अक्टूबर के आसपास ये अपना जो है रिजल्ट घोषित कर दें। यानी 20 अक्टूबर के आसपास
आपके इस सिविल कोड का रिजल्ट घोषित हो सकता है। 15 दिन ये प्लस 15 दिन और मैक्सिमम, यानी कुल मिला के नवंबर के पहले अक्टूबर के लास्ट लगता जाते, क्योंकि बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी होंगी। और सिविल कोर्ट ऐसा है, अब जैसे कई लोग कहे कि आज कलश पूजन का छुट्टी था, कई लोग नहीं आए, तो ऐसी बहुत सारी छुट्टियां होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि 20 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और आने के बाद उसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो हर कोर्ट अपना अपना देखेगा और इन्हीं सारे लोगों को प्यून कराना है। अब इसके बाद जो इनका अगला लक्ष्य वो प्यून और ऑर्डरली पे ही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनको चुनाव आचार संहिता से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहा था और जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन ये लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे सिविल कोर्ट में, स्टेनोग्राफर और जो है डिपोजिशन राइटर और जो चल रहा था। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आपका अगला लक्ष्य, अब जितने लोग प्यून ऑर्डरली वाले भरे हुए हैं वो दुर्गा पूजा मना लीजिए और मनाने के बाद चुपचाप लग जाइए प्यून और ऑर्डरली वाले पे। अब प्यून ऑर्डरली का कभी भी डेट आएगा और डेट आएगा तो आपको ये नहीं कहेगा कि सर डेट आ गया और 1 महीने बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है। वो कहेगा कि ऑलरेडी 3 साल पहले फॉर्म भराया जा चुका है, तो अब कुछ हम डेट कभी भी दे दें, आपको तैयार रहना है। तो जितने प्यून वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपना रिवीजन करना शुरू कर दें। हमसे कोई अपेक्षा आप प्यून में रखते हैं तो आप बोल सकते हैं सर नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या? नहीं, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब रिटेन एग्जाम में एक ही पोस्ट के लिए कई तरह के एग्जाम हो जाते हैं, कई सेट पेपर बनते हैं, तब होता है। भाई यहां नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो अब जो है प्यून के एग्जाम का डेट 20 अक्टूबर के बाद कभी भी घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि चुनाव के जस्ट बाद यानी नवंबर और दिसंबर में भी डेट कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब अगला उनका प्रयास अब यही रहेगा कि किसी तरह इनको ज्वाइन करा के और प्यून का एग्जाम करा के इस काम को कंप्लीट किया जाए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका, तो इसलिए अब धीरे 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 ये सब होने लगा है। सर हैंडीकैप्ड को इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा, ये कहीं कुछ नहीं कि हैंडीकैप्ड को कितना मिलेगा कितना नहीं। परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, चाहे हैंडीकैप्ड हो चाहे स्मार्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, क्या वेटिंग लिस्ट भी देगा? क्या हो सकता है वेटिंग लिस्ट दे, क्योंकि इधर भी देखा कि वेटिंग लिस्ट उन्होंने दिया था और उनको बाद में कई लोग को बुलाया भी, तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट दे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा, जो सर केस गया है क्या होगा? केस गया है, कोर्ट का केस है, 2-4 साल खींच देगा उसको। कोर्ट का केस कोर्ट में गया है तो कोर्ट उसको 2-4 साल खींच देगा, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है इंटरव्यू में कभी नहीं होता बेटा। तो अब नहीं, प्यून में मेंस का पेपर नहीं होगा, प्यून में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर है रिटेन, मतलब वही, और उसके बाद डायरेक्ट आपका जो इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, 85 नंबर का पेपर है और प्लस 15 नंबर का उसमें इंटरव्यू होगा, तो यही 100 नंबर का पेपर है उसमें। ठीक है, तो अब जितने लोग हैं सारे लोग देख लीजिएगा। हाँ, कई लोग का डिमांड है कि सर दुर्गा पूजा भी है, समय भी कम है और 2-3 महीने का समय है, तो कोई एक रिवीजन बैच आ जाता तो अच्छा रहता। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आप लोग के लिए हम लोग रिवीजन बैच लेते आते हैं। ठीक है, और आप ही लोग के प्राइस में। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं रिवाइज कर सकते हैं और बाकी लोग, बाकी जो सारे के सारे लोग हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। ये बैच मात्र 299 रुपए का बैच है, ये कम कर दिया गया है, पहले 699 था, अब इसको कर दिया गया। पूरा रिकॉर्डेड बैच है, ये सारी के सारी क्लासेस अपडेट है, पीडीएफ नोट्स हैं। ठीक है, और डाउट सेशन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो है ये 399 इसका फीस है, पहले 699 था तो इसको घटा दिया गया है, 399 कर दिया गया है। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको हमारे जो मोबाइल ऐप है रमांशु जिस क्लासेस, उस पर जाना है और इसमें जो है एक कूपन कोड दिया है। ये कूपन कोड कहां है, तो देखिए ये लिखा है, कूपन कोड लिखा है जय मां, यानी आप प्यून के बैच में जाएंगे इससे और वहां पे लिखा होगा 399 और वहां पे जय मां डालेंगे तो 25% डिस्काउंट हो जाएगा, 299 में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो अब इससे सस्ता नहीं हो सकता, तो 299 का बैच आपके लिए कर दिया गया है। ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस बैठ के रेगुलर सुबह से शाम तक छुट्टी में देखते रहिए और पूरा जो है रिवाइज कर लीजिए, ताकि इस बार प्यून में जितना भी और बढ़िया कर सके। कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर बहुत महंगा तो इसीलिए सस्ता कर दिया गया है। बाकी और आपका कोई मुद्दा हो तो बताइए, हम लोग कर दें, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें।
सर एनसीएल अगर मान लिया जाए जिसका नहीं था तो कट ऑफ क्या होगा? अगर एनसीएल